हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ के बारे में और बेसिक मैथ के बारे में हमने बहुत टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और आगे भी ऐसे ही हम करते करते कुछ ही महीनों में सारी की सारी बेसिक मैथ कवर कर लेंगे। और आज हमारा टॉपिक एक नॉर्मल सा टॉपिक है जिनमें हमने एक ही वीडियो में दो टॉपिक लेने की कोशिश की है। एक तो है एकिक नियम और एक है बोर्ड मास। एकिक नियम और बोर्ड मास एक मात्र ऐसे टॉपिक है जिनके लिए हमें पिछले ज्ञान होना जरूरी होता है। मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन आपके किसी भी एग्जाम पैटर्न को देखते हुए एक बार के लिए इस टॉपिक का रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। क्या पता जो रूल या जो नियम हम पहले याद थे अब भूल गए हैं, उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकिक नियम के बारे में। और एकिक नियम वो चीज है जिसमें हमें जो भी हम समय काम दूरी प्रश्नावली पढ़ी थी, प्रतिशत के बारे में प्रश्नावली पढ़ी थी, उनका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वही नियम है, सेम टू सेम वे के वे क्वेश्चन इसमें आते हैं। बस उतना सा है कि इसमें एकिक नियम यानी किसी भी वस्तु का एक का मूल्य पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा एक हम सोचते हैं कि यूनिटरी मेथड नाम का टॉपिक अलग से कहां से आ गया, ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है। तो मैं आपके सामने कुछ एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सरल करा के बाद अलग से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। 5-10 क्वेश्चन में प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी और आपके मन में डाउट भी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन और भी पढ़ेंगे हम योगांतर अनुपात के बारे में कि योगांतर अनुपात होता क्या है, उन योगांतर अनुपात को हम अच्छे से सरल करने वाले हैं और ए और बी मान के भी हम क्वेश्चन को सरल करने वाले हैं। मतलब कुछ नहीं है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं यूनिटरी मेथड के। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक एक नियम है, यानी ए का मूल्य मान लो कि 12 किलो शक्कर का मूल्य 396 रुपए है, तो 28 किलो शक्कर का मूल्य क्या होता है। हम पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने का मतलब ये है कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में जब 7वीं 9वीं 10वीं 12वीं में पढ़ते थे तो नियम से करते थे कि भार मूल्य 12 kg का इतना है, 1 kg का कितना होगा, फिर पूरा याद करते थे। लेकिन अब हम आराम से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि इनमें हमें क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट का समय ही मिलने वाला है, तो हम सरल आसान से करने वाले हैं। इनके बाद हम एवरेज पढ़ेंगे और एवरेज के बाद साधारण ब्याज, साधारण के ब्याज के बाद हम चक्रवर्ती ब्याज। इस प्रकार हम करते करते हमारे सारे के सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, जैसे प्रतिशत के बारे में पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ लिया, हमने समय काम दूरी के बारे में पढ़ लिया, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ लिया और समय चाल दूरी के बारे में पढ़ लिया। हमने 5-6 टॉपिक ऐसे कवर किए हैं। अगर आप इन वीडियोज़ को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मतलब 2 बार वीडियो देख कर क्वेश्चन को सरल करोगे तो आशा करता हूँ कि गलत नहीं होंगे। लेकिन याद रखना, जब भी आप वीडियो देखो, जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं वो हर एक टॉपिक का 1 या 2 ही क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो उन्हें आप नोट डाउन करते रहना। अगर आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया तो एक बार आप रिवीजन कर लोगे उनका, तो आपके किसी भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ना मात्र के रूप में रह जाएगी। आज वाले टॉपिक हम मात्र 1 या 1.5 घंटे में, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। साधारण सा टॉपिक है। अगर इनसे क्वेश्चन अलग से बन रहे हैं आपके पास के सर ऐसा क्वेश्चन कब होगा, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर कर सकते हो या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। मैं उन क्वेश्चन को आंसर आपको सेपरेट सेंड कर दूंगा या फिर वीडियोस डाल दूंगा उनके लिए। मैं अभी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूं और थोड़े बेसिक चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यानी एक ही नियम का पहला ही क्वेश्चन में लेते हैं। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है कि 12 किलो शक्कर का मूल्य, तो देखो 12 kg शक्कर का मूल्य 396 रुपए है, यानी 12 किलो शक्कर का मूल्य 396 रुपए है। 28 किलो शक्कर का मूल्य कितना होगा, कितना पूछा है, 28 kg शक्कर का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा। मतलब छोटा सा क्वेश्चन है। सर ने कहा हाँ सर ये तो कर लेंगे हम, पहले 1 किलो शक्कर का निकाल लेंगे फिर 28 किलो का निकाल लेंगे। लेकिन वैसे आपको तरीके से नहीं करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक लाइन लिखाना चाहता हूं, सबसे पहले कि जो पूछा जाता है उससे संबंधित मान को ऊपर लिखकर सरल करना है। मतलब यहाँ पर एक नोट लिख लो, या तो ऊपर लिखना था हमें, या फिर यहाँ पर एक साइड में एक नोट लिख देते हैं, वो आपके हर एक क्वेश्चन में लागू होगा कि जो पूछा जाए, जरूर नहीं कोई क्या पूछा जाए, जो पूछा जाए उससे संबंधित मान को ऊपर लिखना है। ऊपर लिखने का मतलब बता दूंगा, ऊपर ऐसा तो नहीं मेरे सर के ऊपर लिखना है। ऊपर लिखने का मतलब है कि आपको बट्टा के ऊपर लिखना है। जो हम क्वेश्चन सरल करते हैं उसके आधार पर बताऊंगा आराम से इस क्वेश्चन को कि 12 किलो शक्कर का मूल्य 293 है,
तो 28 किलो शक्कर का मुझे क्या पूछा है, मैं शक्कर का मुझे पूछा है। अब हमें दे क्या रखा है, शक्कर का मुझे दे रखा है, इसका मतलब है 396 हमें ऊपर लिखना है, लिख लिया। कितने किलो शक्कर का मुझे, ये 12 किलो शक्कर का मुझे, कितने किलो का याद करना है, 28 किलो का। ये लो क्वेश्चन को सरल हो गया। 12 तिया 36 और 12 तिया 36, 28 तिया 84 के 4 आंसर लगे, 8 84 50 6 27 92। कितना रुपए हो जाएगा हमारे पास, 924 रुपए हो जाएगा 28 केजी शक्कर का मुझे, यानी 12 केजी शक्कर का मुझे ये है, तो बाकी का मुझे भी हमारे पास आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नोट यही है कि जो पूछा जाए उसे संबंधित मान को क्या लिखना, हमें ऊपर लिखना है। याद रखना, मैंने आपको समय काम मजदूरी वाले प्रश्नावली करवाई थी, वो सारी की सारी एक एक नियम पर ही आधारित है। मैं उसका 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे से करवाऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आपको खुद ही करने पड़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप अगर आपको अलग से क्वेश्चन आ जाए आप मुझे भेज सकते हो, मैं बस सामान्य चर्चा करने वाला हूँ कि एक एक नियम से प्रश्न कैसे आते हैं। बस देखो छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हम आज इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, ताकि हमारे 4 या 5 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। 2 ये हो जाएंगे, 2 हमने पहले कर लिए, तो 4 टॉपिक खत्म हो गया। आगे देखो, एक समान भार वाली 33 छड़ों का भार, एक समान भार वाली 33 छड़ों का भार, एक समान भार वाली 33 छड़ों का भार 3.366 केजी है, 3.366 केजी है। इसी प्रकार 75 छड़ों का भार कितना होगा, इसी प्रकार 75 छड़ों का भार क्या होगा। अब आपको मैंने पर्सन इंपॉर्टेंट चीज यही, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को मैं और भी बताऊंगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो घबराना नहीं है। जो पूछा जाए उसे संबंधित मान को क्या लिखना है, हमें ऊपर लिखना है। तो क्या पूछा गया है, हमें भार पूछा गया है। प्रश्न में भार ये छड़ दे रखी है, ये भार और ये छड़, इसका मतलब ये दे रखा है, इसका मतलब ये क्या लिख लोगे आप, ऊपर लिख लोगे बट्टा। कितने छड़ों का भार है, ये 33 छड़ों का भार है। ज्ञात कितने का करना है, हमें 75 का करना है। 3 जीरो उठाओ, कितना आ जाएगा, 1 2 3 आ गया 3 जीरो। अब आप आराम से इसको काट सकते हो, 33 से कम 33 जीरो, 33 दूने 66, इसका मतलब भाग कितनी बार गया हमारे पास, 2 बार गया। फिर यहाँ देखो 25 तिया 75 और 25 का 140 बार चला गया। फिर यहाँ पर भाग गया 51 बार, ये भाग गया 20 बार। गुणा कर लो आराम से, 3 और 5 तिया 15, गुणा हो गया बट्टा 20। 153 अपॉन क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब भाग दो 20 का, 20 7 140, 20 7 140, कितना बच गया हमारे पास, 13 बच गया। 13 मतलब 6 बार भाग चला जाएगा। अब देखो 13 बचेगा, 6 बच गया 10 हमारे पास, 10 में कितनी बार भाग जाएगा, 100 हो जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। इसका मतलब है कि 75 छड़ों का भार कितना हो जाएगा हमारे पास, 7.65 किलोग्राम। सर आप किलोग्राम क्यों लिखा, क्योंकि मैं क्या पूछा गया, भार, और ये भार किस में दे रखा है, यहाँ पर किलोग्राम में दे रखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन आराम से सरल हो गया। याद रखना क्वेश्चन बहुत अच्छे से सरल हो जाएगा, जो प्रश्न में पूछा जाए उसके आधार पर क्वेश्चन को सरल करना है। अगला क्वेश्चन करते आप समझ जाओगे। एक समान लंबाई की 15 छड़ों की कुल लंबाई, ये क्वेश्चन करते समझ जाओगे आप। एक समान लंबाई की 15 छड़ों की लंबाई, एक समान छड़ों की 15 छड़ों की लंबाई 3 सही 4/7 मीटर है। 3 सही 4/7 मीटर है। इसी प्रकार 24 छड़ों की कुल लंबाई, इसी प्रकार 24 छड़ों की कुल लंबाई। देखो पूछा क्या है, हमें लंबाई पूछी है, एक समान लंबाई की 15 छड़ों की लंबाई, लंबाई दे कितने रखी है हमें, 3 सही 4/7 दे रखी है। तो गुणा कर लो, 7 या 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, सॉरी 25/7। ठीक है। अब कितने कितने छड़ों को दे रखी है, 15 की, तो कितने का भाग लग जाएगा, 15 का भाग लग जाएगा। और किससे ज्ञात करनी है हमारे पास, 24 छड़ों की याद करनी है, 24 से गुणा कर दो, बस सीधी सी बात है। आप याद रखना कि मैंने आपको बताया, कहा था कि मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आपको A/B/C/D दे रखा हो,
अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो आपके पास, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाले को आपस में गुणा करके अंश बनाना है, तो हो जाएगा AD अंश, फिर नीचे वाले नीचे गुणा करके हर बनाना है BC। इसका मतलब इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही आए तो क्या करोगे, ऐसा मतलब ऊपर बट्टा आ जाए, फिर क्या करोगे, इन दोनों को, नीचे तो है ही नहीं, नीचे है नहीं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा A और नीचे बन जाएगा BC। याद रखना है 3 आए, तो यहाँ पर भी 3 है, इन दोनों को आपस में, सॉरी ये नीचे हर नहीं है, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा हमारे पास। आपका होगा सर ये आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे 1 लेना है, क्योंकि भिन्न रूप में ये दे रखी है, इसका मतलब नीचे 1 है। अगर भिन्न रूप ये दे रखा होता तो आप अलग चीज करते, ऊपर वाले अंश क्या करते हैं, 1 करते हैं, ठीक है, सॉरी हर 1 करते हैं। तो 1 से गुणा कर दो, इसको आराम से इन दोनों गुणा कर दो, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 25/7 गुणा 15/24, ये हो गया 5 तिया 15, 5 25, 3 8 24, 8 5 40/7, तो हो जाएगा 7 2 7 नहीं 7 5 35, 5 सही 5/7 मीटर, यानी 24 छड़ों की कुल लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 सही 5/7 मीटर आ जाएगी। मतलब आप खुद सोचोगे कि एक एक नियम इतना सरल थोड़ी हो सकता है। आप खुद अपने पुराने एग्जाम के क्वेश्चन लेना, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, फिर आप खुद देखना कि एक एक नियम कितना सरल होता है। अगर हमारे पास एक एक नियम वाले क्वेश्चन और हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम बहुत ही आसान तरीके से बोर्ड मास करने वाले हैं। तो चलो आगे देखते हैं। और एक समान भार वाली 40 गेंदों का भार, एक समान भार वाली 40 गेंदों का भार 12 सही 3/4 किलोग्राम है। 12 सही 3/4 किलोग्राम है। बताओ 240 किलोग्राम, बताओ 240 किलोग्राम भार, 240 किलोग्राम कितनी गेंदों का भार होगा, सॉरी 240 किलोग्राम कितनी गेंदों का भार होगा, कितनी गेंदों का भार होगा। अब आप यहाँ एक चीज याद रखना, आपको ये वाली चीज नहीं रखनी है, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले वाले पॉइंट में निकाला था नोट में कि जो पूछा जाए उससे संबंधित मान को ऊपर लिखना है, क्वेश्चन आपके मिनटों में सरल हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, कितनी गेंदों का भार होगा, यहाँ भार दे रखा है, भार नहीं लिखना है, कितनी गेंदों, यानी गेंद लिखनी है। गेंद कितनी है, 40। आपको पता है कि 40 किसका भार है, इसका है, 12 चौक 48, 51/4 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास, 240, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आराम से यही क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो एक बार के लिए मैंने कहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए कि A/B/C आ जाए, इसका मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है, क्योंकि हमें नीचे तो बिंदु रूप दे रखा है वैसे ही, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। तो आप कर लो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा, तो 40 गुणा ये हो जाएगा हमारे पास बराबर में 40 गुणा 4/51 गुणा 204। 51 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार गया। 40 को 4 से गुणा किया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी आ जाएगा 640 गेंद। यानी कितनी गेंदों का भार 204 होगा, 640 गेंदों का भार कितना होगा, 204 होगा। ये बहुत ही प्यारा ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन हो गया। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो याद रखना, एक एक नियम वाले क्वेश्चन वो ही क्वेश्चन है जो हमारे पुराने चीज में दे रखी है। तो वो आप टॉपिक अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो एक एक नियम पढ़ने की आप खुद सोचोगे कि ये एक एक नियम से पूछा गया है या फिर हमारे समय काम दूरी से पूछा गया है, ऐसा मतलब टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया, आप ये तुलना करना ही भूल जाओगे। तो एक बार के लिए एक ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पिछले वाले टॉपिक में बता रखे हैं। ठीक है, तो देखो 40 व्यक्ति प्रतिदिन 40 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 40 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। बताओ उसी काम को 15 व्यक्ति
उसी काम को 15 व्यक्ति पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? उसी काम को 15 व्यक्तियों को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 15 दिन होगा शायद, क्योंकि हाँ 15 दिन पूरा करने के लिए, 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि काम 8 घंटे किया जाए। मतलब आपको 15 दिनों में काम कंप्लीट करना है और 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था MDH वाला, मैंने वाले टॉपिक में आप अगर नहीं पढ़ा है समय काम वाला तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हो जाएगा हमारे पास M1D1H1 बराबर M2 D2 H2। बस कुछ नहीं करना है। 40 व्यक्ति तो 40 गुणा कितने घंटे में, तो 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। दिन कितने हैं? 30 दिन में कितने घंटे? 6 घंटे। 40 व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी, तो M2 का मान हमें ज्ञात करना है। दिन कितने हमारे पास? 15 दिन है। घंटे कितने? 8 घंटे। बस गुणा हो गया। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 दूना 10, 10 को 60 से गुणा करो तो M2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 आ जाएगा। यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? हमें 60 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी कि पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाए? काम हो जाए। जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। दूसरा पूछा जा सकता है कि 40 व्यक्ति की जगह 20 व्यक्ति दे देंगे, घंटे आपको देंगे नहीं, तो वो सूत्र हमने लिखाया था MDH/RW। इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ये टॉपिक आपको याद नहीं है, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप पिछला टॉपिक में जाकर इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन हमारे पास करने वाले हैं। तो देखो आगे के क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब आगे जो टॉपिक आता है, मैं एक चीज पढ़ाने वाला हूं, योगांतर अनुपात। उसमें भी आपको एक एक नियम, मतलब एक का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। आपको सर ये वाले क्वेश्चन कब आएंगे, तो वो भी आपको क्वेश्चन के आधार बता दिया जाएगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। हाँ, वैसे तो आप 2 तरीके से कर सकते हो उसको। एक तो ऑप्शन से डायरेक्ट मान रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो, वरना आपको वैसे तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैं बताने वाला हूं। इधर देखो क्या दे रखा है। मान लो आपके पास दे दे A/B बराबर दे दे C/B। अगर ये कह दे इसका योगांतर अनुपात, योगांतर, आपके मैंने जो लिखा है उसी में आपका क्या है? उत्तर छिपा हुआ है। योग अंतर अनुपात, योग और अंतर का अनुपात, इसका मतलब है सबसे पहले A, यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर कोष्टक में लिख देता हूं मैं, अंश प्लस हर बटा अंश माइनस। ऊपर हमें अंश और हर को जोड़ना है, तो A+C बटा A माइनस, सॉरी C कहाँ है? B है इधर, A+B माइनस A-B। ये हो जाएगा आपके पास C+D बटा C-D। ये है योगांतर अनुपात से संबंधित क्वेश्चन। जब भी योगांतर अनुपात से कोई क्वेश्चन सरल होगा तो इसी आधार पर सरल होने वाला है। अब आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आप खुद समझ जाओगे क्वेश्चन को किस आधार पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले दे रखा आपके पास √x + 7 प्लस √x - 7, ये दे रखा है। आगे दे रखा है √x + 7 माइनस √x - 7 बराबर 3। तो x का मान क्या करना है? x का मान है, इसका मतलब एक ही मान पूछा है मैं, तो इसका मतलब ये प्रश्न एक ही नियम से संबंधित हो गया। ऐसा भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उन क्वेश्चन को कैसे करना है? ये ऊपर वाला पूरा अंश है, ये पूरा नीचे हर है, तो हमने कहा अंश प्लस हर योगांतर अनुपात से, तो योगांतर अनुपात से तो करो
एक्स प्लस 7 प्लस रूट एक्स माइनस 7। ये तो हमने आंसर लिख लिया है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, प्लस। अब पूरा सा पूरा हर लिख लो, जैसा भी है, तो हो जाएगा एक्स प्लस 7 माइनस एक्स माइनस 7। लिख लिया, बस बटा लगाओ। अब लिखा हुआ है अंश, अंश पूरा लिखो जैसे रूट एक्स प्लस 7 प्लस रूट एक्स माइनस, कंफ्यूज नहीं होना है। अब माइनस पूरा हर लिखना है, तो माइनस करो इसके, तो माइनस रूट एक्स प्लस 7 और इसके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रूट एक्स माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, योगांतर अनुपात करना है, क्योंकि ये भी क्या दे रखा है 3, तो 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1। ओके, आगे देखो x प्लस 7 एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचने वाला क्या है 2 रूट एक्स प्लस 7 बटा 2 रूट एक्स माइनस 7। इधर क्या बचने वाला हमारे पास, इस क्वेश्चन को हमें यहाँ सॉल्व करने वाले अच्छे से। ये बच जाएगा 3 3 एक 4, नीचे बच जाएगा 2, 4 बटा 2 कितना होता है हमारे पास 2, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल होने वाला है। अब आप खुद देखोगे कि ये क्वेश्चन कितना आसान तरीके से हो जाएगा। आप वर्ग कर दो दोनों तरफ, क्योंकि वर्गमूल दे रखा है तो वर्ग कर दो। क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 7 बटा एक्स माइनस 7 बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। इनको सरल कर दो, x प्लस 7 बराबर 4x माइनस 28, इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा हमारे पास 3x। ये आपको पक्षांतर करना आना चाहिए, छोटी सी चीज़ है। ये हो जाएगा 28 से 7 कितना हो जाएगा 35, और x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 35/3। इसका मतलब हमें x का मान ही ज्ञात करना था, और x का मान हमारे पास आ गया 35/3। तो ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप आशा करता हूँ मैं जो एक ही नियम वाली प्रश्नावली पढ़ाई है ये आप आराम से कर लोगे, मतलब बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लगने वाला है। फिर मैं एक दो 3-4 क्वेश्चन ऐसे ट्राई करने वाला हूँ जो आपके इनसे अलग है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों, इनसे एक एक नियम संबंधित एक दो क्वेश्चन और भी पढ़ लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, 3 पेन या 6 पेंसिल का मूल्य, 6 पेंसिल का मूल्य, 3 पेन या 6 पेंसिल का मूल्य 12 रुपए है, 12 रुपए है, तो 2 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य, 2 पेन व 2 पेंसिल का मूल्य, 2 पेन व 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। 2 पेन व 2 पेंसिल का मूल्य या है वह एक में देखो तो पेंसिल और 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, का मूल्य क्या होगा। इधर देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। आप खुद सोचोगे ऐसा कैसे हो गया। आप या दे रखा है, इसका मतलब है 3 पेन का मूल्य 12 है और 6 पेंसिल का मूल्य 12, अलग अलग सेपरेट दे रखा है यार। और का मतलब है दोनों को हमें ऐड करके लिखना है। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन दे देता हूं मैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन दे रखा है आपके पास कि ऑप्शन उतरे 6, 10, 12 और 8, 6, 10, 12 और 8, मतलब ये ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो 3 पेन का मूल्य कितना दे रखा है आपके पास, 3 पेन का मूल्य हमारे पास कितना है 12 है। इसका मतलब 1 पेन का मूल्य हमारे पास कितना आ गया 4, तो 1 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा 4। 6 पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना दे रखा हमारे पास 12, तो 1 का कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 1 पेंसिल। हमें पूछा है 2 पेन का मूल्य, तो 4 दूने 8, तो 2 पेन 4 दूने 8 प्लस 2 पेंसिल 4, तो 4 दूने 8 16 और 4 कितने होते हैं हमारे पास, एक मिनट अच्छे से देखना। ओके 4 है, 4 दूने 8 और 4 कितने होते हैं 12, कितने हो गए हमारे पास 12। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपके प्रीवियस ईयर में कोई हार्ड क्वेश्चन आपको मिला है तो आप मुझे सेंड करना, मैं उसका आंसर बता दूंगा। एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी आधार पर आपको क्वेश्चन और पूछ जाएंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हरीश की 8 दिन की मजदूरी, हरीश की 8 दिन की मजदूरी 24 रुपए है।
हरीश की 8 दिन की मजदूरी 24 रुपये। पंकज की 3 दिन की मजदूरी क्या होगी? पंकज की 3 दिन की मजदूरी क्या होगी? अब इन दोनों की एफिशिएंसी समान दे रखी है, इसका मतलब मजदूरी भी क्या होगी? समान होगी। तो देखो पूछा क्या गया हमें, मजदूरी कितनी देर की है? 24। किसकी देर की? 8 दिन की। 8 दिन की कितने की ज्ञात करनी? 3 दिन की। 3 दिन की ज्ञात करनी है। तो 8 या 24 कितना हो जाएगा? 9 रुपये। 3 दिन की मजदूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 9 रुपये आ जाएगी। एग्जाम में आपके क्वेश्चन मजदूरी वाला, काम से वाला ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला है बच्चों। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक नियम वाले प्रश्नावली तो हम कंप्लीट कर छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन देर का है, 8 लड़के एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 8 लड़के एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 8 लड़के एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 12 लड़के कितने दिनों में करेंगे? 8 लड़के एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में करेंगे? इसका मतलब है दिन ज्ञात करना। 30 लिख दिया ऊपर। 8 लड़के हैं, कितने लड़कों को ज्ञात करना हमें? 12 लड़कों का। लो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 का भाग इसमें गया 15। कितने दिन आ जाएंगे? 15 तिया 45 दिन आ जाएंगे। उसी काम को 12 लड़के कितने दिनों में करेंगे? सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन में। 4 3 12 मतलब उसी काम को 12 लड़के, 8 लड़के 30 दिन में करते हैं, 45 दिन में कैसे कर सकते हैं? इस काम में तो कम दिनों की आवश्यकता होगी। 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को मैं से नहीं करने वाले। देखो 8 MD फॉर्मूले से करने वाले हैं। तो 8 लड़के किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दिन आ जाएगा डी, ये आ जाएगा 12 का भाग ले देगा 8 गुणा 30/12। 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 को 10 12, 10 दूनी 20। कितने दिनों में करेंगे? 20 दिनों में करेंगे। आपको MD फॉर्मूले से ही करना है, इस क्वेश्चन को याद रखना। MD फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन करोगे तो एकदम सही हो जाएगा। उसी काम को 12 लड़के कितने दिनों में, तो दिन पूछा है हमें, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे? 12 लड़के कितने दिनों में, तो कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। तो आशा करता हूं मैंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाया आपको। एक एक नियम, अगर इससे कोई दूसरे क्वेश्चन पूछे तो आप मुझे पूछ सकते हो, और उसके अगले वाले पार्ट में, मतलब इसी पार्ट में पढ़ने वाले बोर्ड मास के बारे में, ठीक है। तो इतना टॉपिक हमें कवर हुआ। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बोर्ड मास के बारे में। और बोर्ड मास सबसे पहले आपके किसके भाग में आता है? सरलीकरण के भाग में आता है। किसके भाग में? सरलीकरण के भाग। बोर्ड मास वैसे तो किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये आपके जोड़ बाकी गुणा भाग है। अब जोड़ बाकी गुणा भाग को किस रूप में किया जाता है, किस व्यवस्थित क्रम में, किस प्रकार हम करने वाले हैं, उसको यहाँ बताया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको तरीका बता दूंगा, आप उनको घर बैठ के अलग अलग मेथड से सरल कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड मास में लाखों नहीं करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि 4 की जगह 5 लिख दिया, आंसर अलग आ जाएगा। 6 की जगह 12 लिख दिया, प्लस आंसर आ जाएगा। प्लस की जगह माइनस लिखते भी आंसर अलग आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट क्या, उसमें कुछ भी नहीं है। तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले क्या सरल करना है, उसके बाद हमें क्या सरल करना है, उसके बाद हमें क्या सरल करना है। तो मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं क्या होता है ये, V B O D M A S। ये इसी रूप में सरल होता है, जो इसका नाम है ये इसी रूप में सरल होता है। तो सबसे पहले सरल होने वाला आपके पास रेखाबंध। रेखाबंध का मतलब होता है कि किसी संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ हो, मान लो कि 4 - 3 बार ये वाला, तो ये सबसे पहले सरल करना है, सबसे पहले यही सरल करना है। उसके बाद आपको सरल करना है ब्रैकेट यानी कोष्टक।
कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक, सबसे पहले तो बड़ा कोष्टक, फिर छोटा मंझला कोष्टक और फिर छोटा कोष्टक। यानी ये कोष्टक भी तीनों रूप में सरल होंगे, सबसे पहले बड़ा, फिर मंझला और फिर छोटा कोष्टक। कोष्टक के बाद हमें सरल करना है ऑफ। ऑफ का सामान्य रूप होता है गुणा, लेकिन पहले गुणा सरल नहीं होगा, ऑफ सरल होगा। ऑफ की जगह में गुणा लिखना है, जैसे हिंदी में उसे कहते हैं का। क्या कहते हैं? का। आगे फिर हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। क्या होगा? भाग। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन यानी हो जाएगा जोड़, है सब्सट्रैक्शन यानी हो जाएगा बाकी। आप जोड़ बाकी को कैसे भी सरल कर सकते हो। अगर किसी को इतना सा आ गया, इसका मतलब है उसे पूरा बोर्ड मास आ गया। अब क्वेश्चन के आधार पर हम बता देंगे कि बोर्ड मास में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ी ही टॉपिक में पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो आज आपके दो टॉपिक होने वाले हैं, एक तो एकीक नियम और एक बोर्ड मास। एकीक नियम ने हमें बता दिया है अगर आपके कुछ अटपटा क्वेश्चन बने किसी भी दोनों में से, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। हम उस क्वेश्चन को आंसर को या तो अगले पार्ट में फर्स्ट ही रूप में मेंशन कर दिया जाएगा, या फिर आपको सॉल्यूशन फोटो खींच के भेज दिया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें सरल करना है रेखाबंध, उसके बाद बोर्ड बीएन हो जाएगा ब्रैकेट, फिर हो जाएगा ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये आप उतार सकते हो, इसी रूप में सरल होगा। अब हम क्वेश्चन करने वाले कि कैसे होंगे क्वेश्चन पहला ही दे रखा आपके पास 300 का 1/6 फिर भाग 5। अब आप कहोगे पहले भाग सरल होता है या गुणा? पहले भाग सरल होता है, लेकिन यहां पर दे रखा का मतलब हो जाएगा ऑफ। ये हो जाएगा 300 गुणा 1/6 भाग 5। फिर इसको सरल करो, ये हो जाएगा भाग कितनी बार गया? 50 बार, और 50 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 50 भाग 5 बराबर कितना हो गया हमारे पास? 10। इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसी रूप में एक और क्वेश्चन देखो, मतलब छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। मैं आपको 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। छोटा सा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास? 1 माइनस मझला कोष्टक, 1 माइनस छोटा कोष्टक, 1 माइनस 1 माइनस 1 के ऊपर बार, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक। आपको कुछ देर का है क्या? नहीं, सॉरी। सबसे पहले हमें कौन सा कोष्टक सरल करना है? बड़ा कोष्टक नहीं होगा, पहले मैंने गलत बताया था। पहले होगा छोटा कोष्टक, फिर मझला होगा, फिर बड़ा होगा। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल करना है। छोटा कोष्टक कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। और कोष्टक से पहले क्या सरल होने वाला हमारे पास? रेखाबंध। तो सबसे पहले जहां रेखाबंध दे रखा है वो सरल करना है। तो प्रश्न को जैसे लिखते जाओ, 1 माइनस कोष्टक 1, ये माइनस। आप ये देखो कि रेखाबंध सिर्फ 1 और -1 के ऊपर ही है, ये माइनस के ऊपर नहीं है, याद रखना। तो इसका मतलब है ये माइनस हटा दो। रेखाबंध थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। क्या आप सोचोगे -1 और -1 कितना हो गया? वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यह कितना होने, -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो गया। आपको ये लगता है? ऐसा नहीं होगा। तो 1 माइनस 1 हमारे पास कितना हो गया? 1 माइनस 1 हमारे पास कितना हो गया, वो भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ये -1 होता तो हम यहाँ पर -2 लिख देते, लेकिन ये -1 नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें रेखाबंध सरल करना है और रेखाबंध हमारे पास यहाँ तो दे रखा है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। फिर देखो, 1 माइनस बड़ा कोष्टक, 1 माइनस मझला कोष्टक। ये 1 माइनस 1 कितना हो गया? 1 माइनस 1 कितना हो गया? वापस कितना हो गया हमारे पास? 0 हो गया। क्योंकि कोष्टक को सरल करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0 आ गया। फिर यहाँ 0 लिख दो। फिर वापस देखो, 1 माइनस बड़ा कोष्टक सरल कर दिए, 1 बराबर 0। इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक बार के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि मान लो 2 माइनस 2 के ऊपर बार हो, ऐसे 2 माइनस 2 के ऊपर बार हो, 2 प्लस 2 प्लस के ऊपर बार हो, 2 माइनस 2 प्लस 2 के ऊपर बार हो। तीनों में फर्क है बच्चों। यहाँ पर आपके माइनस काउंट लेना ही नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4। सभी में फर्क है, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। माइनस बाहर दे रखा है, रेखाबंध के अंदर माइनस नहीं है। जब रेखाबंध के अंदर माइनस नहीं हो तो उसको पहले सरल नहीं करना है, ये याद रखना। छोटी सी चीज है, रेखाबंध सरल किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी करेंगे, तो आपको पूरी तरह से प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। तो आगे देखो क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है? 500 प्लस 100 का 500
प्लस 100 का 1/5 गुणा 24 भाग 8 या माइनस। तो सबसे पहले सरल करते जाओ आप ये देखना, सबसे पहले कहाँ सरल होगा, यहाँ पर गुणा फिर ये सरल होगा, आगे चलते जाओ। तो 500 प्लस का लिखा हुआ है, इसका मतलब का के स्थान पर गुणा का निशान आ जाएगा हमारे पास। ये आप प्रॉपर तरीके से सरल मत करना, क्योंकि हमें एग्जाम 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, तो हमें पूरा नहीं लिखना है। 5 का भाग लगाओ, कितना हो गया यहाँ पर 20, फिर गुना 24, 24 नहीं होगा, भाग सरल होगा, इसमें भाग लगाओ, कितना गया 3 माइनस 7, 20 दिया 60, 60 और 560, 560 में से 7 गया, कितना बच गया 543। एक बार के लिए और देख लेना, गुणा भाग हमें अच्छे से करना है, तो 560 में जाएगा, 550 में नहीं जाएगा, तो 553 आ जाएगा आंसर। तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन एक भी नहीं है, एक एक पंक्ति में आपका आंसर होने वाला है। भाग सरल हो गया, आपको कैसे पहले ये करना था, हाँ कर लिया, लेकिन गुणा दे रखा हमारे पास बीच में, तो गुणा सरल नहीं करना है हमें, पहले का सरल होगा, फिर भाग होगा, फिर गुणा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, वही सीक्वेंस करना है, रेखाबंध, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, सॉरी कौन सा लिखा हुआ था बोर्ड में था ना, रेखाबंध, ब्रैकेट, ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये सरल होगा इसी रूप में। अगला क्वेश्चन देखो, 600 भाग 6 भाग 3, ये देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आप देखो कि 600 भाग लगा दिया, गुणा में बदल दो इसको 1/6, ऐसे भाग लगेगा, फिर वापस हो जाएगा गुणा 1/3। हम भिन्न के रूप में कभी प्रश्न सरल किया नहीं किया कि 4/3 भाग 2 था, तो हम क्या करते थे 4/3 गुणा 1/2 करते थे, वैसे हमें यहाँ भाग करना है, याद रखना। तो ये हो जाएगा 6 का भाग यहाँ चला जाएगा 100 बार, और 100/3 आ जाएगा आंसर हमारे पास, 100/3 ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो आगे देखो 33 से 1/3 आ जाएगा, 100/3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपके पास क्वेश्चन कि a² BC बट्टा AB² C³ भाग A³ BC² बट्टा ABC भाग AB² C² बटा A³ B³ C³। ये आपको लेसेपे वाले जोड़वा की है बच्चों, इतना सा याद रखना, ऐसा मत सुना ये बीजगणित का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये भी आपके सरलीकरण से संबंधित प्रश्न ही है। तो देखो सबसे पहले को A² BC लिख दिया बट्टा AB² C³ लिख दिया, फिर गुणा बदल दो और भिन्न को क्या कर दोगे, हम उल्टी कर देंगे, ये हो जाएगा ABC अपॉन A³ BC², फिर ये भी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा A³ B³ C³ अपॉन AB² C³ सॉरी C² हो गया। अब हमें गुणा भाग करना है और काटना है, तो देखो A² से A² A और A³ से क्या क्या कट जाएगा, तो ये A³ से तो A³ कैंसिल हो जाएगा, ये A से A कैंसिल हो जाएगा, A² से A² कैंसिल, मतलब A बच जाएगा हमारे पास ऊपर। तो A के रूप में हमारे पास बच रहा है A, सीधा सा सीधा A बच गया। अब देखो B³ से B³ गया क्या, हाँ चलो B और B से B² गया, ठीक है, B³ से ये B² और B गया, ठीक है, फिर C और C से C² गया, ठीक है, C³ से C² गया, इसको मतलब ये ऊपर यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ ये बचा C², क्या बचने वाला है C², इसका मतलब हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा A/C²। आज छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा 78 भाग कोष्टक मजला कोष्टक 27 भाग कोष्टक 18 भाग 2 मजला कोष्टक बड़ा कोष्टक का 4 + -3 पहले सरल होने वाला आपके पास ब्रैकेट, उसके बाद का और फिर भाग, तो 78 कर दो, ब्रैकेट सरल करो पहले, भाग, अब ब्रैकेट सरल होता है, इससे पहले इसका भाग होगा नहीं होगा, 2 का भाग 18 में कितनी बार गया 9, और 9 का भाग 27 में कितनी बार गया 3 बार गया, कितनी बार गया 3 बार गया, फिर का। अब याद रखना बच्चों, ये भाग नहीं करना है पहले हमें, पहले का सरल होगा, और ये 4 में से 3 गया, कितना बचा 4 में 3 गया 1 बचा, इसका मतलब का गुणा में कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 3 का 1 से गुणा कितना आ गया 3, 78 में 3 का भाग ये हो जाएगा 7 3 3 3 6 7 1 3 6 8, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। आगे आंसर बच्चों ऐसा ही आंसर होने वाला है।
एक बार के लिए और देख लो प्रश्न को अच्छे से, एक बार के लिए प्रश्न को अच्छे से देख लो। 4 + -3 हो गया, सही है। 4 में से -3 गया, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर हमने भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बच्चों। याद रखना मैंने क्या कहा था, पहले का सरल करना है, तो पहले ये सरल नहीं करना है, पहले का सरल होगा तो हो जाएगा गुणा 4 फिर -3। 4 3 कितना हो गया 12, 78 भाग 12 फिर -3। 78 में 12 का भाग लगा दो फिर -3 कर दो, लेसे पे आ जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा 78 12 36, घटाओ 42/12 21/6, 21/6 आ जाएगा। फिर हो जाएगा ये हमारे पास 3 का भाग 7/2, 3.5। ये ना आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3.5। मैंने भी छोटी सी गलती कर दी, आप भी याद रखना गलती नहीं करना है, पहले का सरल होगा तो का यहाँ तक ही है हमारे पास, ये माइनस से अलग दे रखा है, ये याद रखना। तो का सरल करना और का हमें गुणा बदल दिया, यहाँ पर देख लो गुणा में का बदला है इसलिए हमने ये किया है। याद रखना यहाँ पर का था, का यानी ऑफ था, वरना का नहीं होता तो पहले ये सरल होता। आप खुद सोचो अगर ये सरल होता तो 26 को 4 से गुणा करना पड़ता। 26 से हम 26 हो गए 104, 104 में से -3 जाएंगे, कितना बचेगा, मतलब यहाँ पर 3.5 आ रहा है तो वहाँ पर कितना उतर आ रहा था। ये सोचने वाली बात है, तो आपको सही विधि से सरल करना है। आप चाहो तो किसी भी विधि से देख सकते हो। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हमारी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे देखो, एक दर का 1 + 1/1 ऐसे भी सरलीकरण के रूप में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न ऐसे आते हैं, सरलीकरण संबंधित कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बोर्ड मास संबंधित 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, यह भी देख लो। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ये बच गया 4/3। ऊपर जाएगा तो किस रूप में आ जाएगा, तो 1 + 1/1 + 4/3, ये हो जाएगा 3/4। तो 4 और 3 7, 7/4 हो गया, ऊपर किस जाएगा 4/7। 7 और 4 कितना हो गया 11/7। हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा इसका 11/7 आ जाएगा। आप खुद किसी भी प्रकार से प्रश्न कर सकते हो, आपको लेसे पे आना चाहिए। यहाँ पर ऐसे लेसे पे लिया हमने 3, ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4/7 हुआ था, 4/3। और 4/3 अगर ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, बिन उल्टी हो जाएगी, तो ये 3/4 बन जाएगा बच्चों। आप याद रखना कि 1/4/3 है, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, तो ये इस प्रकार सरल होगा, ये वाला और ये वाला। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया ऑलरेडी, तो आप ये कॉन्सेप्ट ना याद रखें। तो देखो आगे प्रश्न करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, बोर्ड मास से संबंधित मैंने लगभग छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ लिखवाए हैं आपको, और इनमें से ही आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि किस आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, इतने से क्वेश्चन करवाने के बाद हमारा बोर्ड मास और एक नियम पद्धति खत्म हो जाएगी। तो देखो, हमें जो पूछा गया उसी का जवाब देना है। सबसे पहले मैं क्या, बोर्ड मास में था V, यानी V बोर्ड मास है, ये V बोर्ड मास है ना, विक्रम बोर्ड मास नहीं करना इसको, ऐसा मतलब विक्रम का बोर्ड मास सिखाया हुआ है ना, V यानी रेखाबंद बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सरल होगा, सबसे पहले ब्रैकेट कहाँ एक तो ये रहा, इसका मतलब ये और ये ब्रैकेट सरल करना, उसके बाद बाकी का करेंगे। तो जाएगा 3 मजला कोष्टक तो सरल हो गया ऑटोमेटिक। देखो 20 में से -6 गया, आपको इतना छोटा सरल करना है कि गुणा ऑटोमेटिक हो जाए। ऐसा नहीं पहले इसको लिखोगे ऐसा करोगे नहीं। तो 20 में से -6 गया, कितना बचेगा 14। तो ये कोष्टक इतना आ जाएगा 4 42, कितना हो जाएगा 4 42, ये लो। फिर प्लस इसको सरल कर दो, इसको ये कोष्टक इतना सा है, इसके बाद ये बार लगा हुआ है। तो 9 में से 7 गया, कितना बचा 2 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया 4, फिर माइनस का 12, 42 और 4 46, 46 में से 12 गया। तो देखो 46 में से 12 जाएंगे, कितना बचेंगे आप देखो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 34। हमारा यह जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस छोटे छोटे बोर्ड मास से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगे, इसका आंसर नहीं आए, तो आप मुझसे भेज सकते हो। वैसे एक क्वेश्चन और बताया जाएगा आपको, बहुत प्यारे वाला, जगह बचते ही जहां पर भी जगह बचेगी वहां क्वेश्चन बताया जाएगा आपको अच्छे से। तो देखो इधर देखो, या फिर और कभी किसी भी भाग में बता दिया जाएगा। इधर देखो, ये आपको ये सरल करना है, भाग वाला फिर गुणा वाला फिर गुणा वाला। तो देखो 5 का भाग इसमें गया, ये जाएगा 4, 10 प्लस 5 दिया, 5 का भाग 15 में 3 बार गया, कितनी बार गया 3 बार। 3 को 4 से गुणा करो, कितना आया 12, -2 दूने 4, इसको सरल कर दो बस। अब देखो 10 और 12 कितने होते हैं 22, 22 में से 4 गया, कितना बचा 18, 18 के 72, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
मतलब आपको गुणा भागी करना है, हार्ड तो है नहीं। इधर देखो, ये देखो सरल करो, 7 + 5 है, ब्रैकेट से करना है सबसे पहले, 7 और 5 12, देखो 25 - 4 गुणा 12 भाग 4 + 3, ये सरल हो गया। 4 का भाग इसमें लगाओ, कितनी बार गया? 3 बार, 3 को 4 से गुणा करो, 12 12 और 3 कितने हो गए? सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई। 4 को भाग लो, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 को 4 से 12, यानी माइनस का 12 हो जाएगा, 25 - 12 प्लस का 3, ठीक है। तो 25 26 28 28 में से 12 गया, कितना बचा? 28 में से 12 जाएगा तो बचेगा 5 नहीं, ये हो जाएगा 6 और 1 16 बच गया। ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये देखो और एक बार करिए, सबसे पहले हमें रेखाबंध सरल करना है बच्चों। रेखाबंध हो जाएगा 68 चौके 72, 72 में 6 का भाग कितने बार जाएगा? तो प्लस 72 भाग 6 माइनस का 7, तो हो जाएगा 15 प्लस 6 कम 6 12 6 के 72, 12 चला जाएगा माइनस का 7, 12 में 7 गया 5 बचा, यह आ जाएगा हमारे पास आंसर 20। 12 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारे पास? आप जोड़ करो चाहे बाकी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो गुणा और भाग में सीक्वेंस होती है, जोड़ बाकी में कोई सीक्वेंस नहीं है। आप पहले जोड़ कर सकते हो, बाकी भी कर सकते हो। ये देखो, सबसे पहले हमें रेखाबंध सरल करना है बच्चों, तो देखो बाहर वाले सरल कर सकते हो आराम से, 3 दूने 6 3 दूने 6 प्लस 6, ये वाला सरल नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट सरल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे 5 और 3 8। फिर रेखाबंध सरल करो, मैं रेखाबंध सरल करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 में 5 का भाग कितनी बार गया? 1 बार गया, ये बच गया 8। फिर इन दोनों गुणा करो, 6 8 संग 48, 48 और से कितने होते हैं हमारे पास? 49 50 51 52 54, कितना हो गया? 54 हो गया। ये गुणा इसका क्या जाएगा? फाइनल आंसर देगा। आप अपने स्तर पर कैसे भी गुणा भाग कर सकते हो। देखो 3 और 2 कितने होते हैं? 5 5 में 5 का भाग 1 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया, 3 आ गया, 5 और 3 8 हो गया, 6 8 संग 48 और 3 दूनी 6, 48 और 6 कितने हो गए? 54 हो गए, सीधी सी बात है। 120 में से 12 गया, कितना बचा गया हमारे पास? 108 बच गया भाग। 36 में 3 का भाग कितनी बार गया? 36 में 3 का भाग गया, 12 12 36 12, फिर माइनस 12 22 में 22 और 22 में 7 गया, कितना बचेगा? 15, ठीक है। फिर 12 का भाग 12 5 12 12 96 12 9 108, 9 माइनस का 15 कितना हो गया? 9 माइनस का 15 हो गया, और 9 में से माइनस का 15 गया, कितना आएगा हमारे पास फाइनल आंसर? ये भी आप कुछ देख लेते हैं कितना आएगा। देखो 12 9 108 सही है, माइनस का 15 9 7 16 माइनस एकदम से ये 15, कितना बच गया हमारे पास? माइनस का 6, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। आप कुछ भी कर सकते हो। एक आपको छोटा सा क्वेश्चन यहाँ करवा देता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो 10 भाग 10 भाग 10 भाग, आप इसका आंसर 1 मत दे देना गलती से, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होने वाला है। 10 भाग को गुणा मत दिया, 1/10 10 गुणा 1/10 गुणा 1/10, अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/100, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.01। ये याद रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो आपका बोर्ड मास का टॉपिक भी यहाँ खत्म होता है, एक एक नियम भी यहाँ पर खत्म होता है। तो और आशा करता हूँ मैं आपको जो पढ़ाया आज वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके पास जो भी अलग से क्वेश्चन आए आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उसका आंसर अगले वाले पार्ट में जरूर बता दूंगा। अब आपके मतलब बेसिक में से काफ़ी चैप्टर खत्म हो गए हैं, और हम अगले वाले चैप्टर एवरेज या सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। 90% एवरेज से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे पढ़ते करते बट्टा से संबंधित करते करते हम सारे चैप्टर खत्म कर देंगे। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।